Hello doctors. So in previous lectures we have discussed about morphology of bacteria and anatomy of bacteria. In this lecture we will basically discuss about the physiology of bacteria. So if you have any doubt please drop in the comment section. तो फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में हम मेनली बेसिक की पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 80% क्या होता है, वाटर होता है। अगर एक किसी भी बैक्टीरियल सेल की नॉर्मल ग्रोथ की बात करें तो उसके लिए कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं। उसमें मेनली कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में सल्फर, फास्फोरस और सोडियम के साल्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको बैक्टीरियल विटामिन की भी नीड होती है, जिसका एग्जांपल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियल विटामिन की जरूरत पड़ती है और उस बैक्टीरियल विटामिन का नाम है नियासिन। अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल डिवीजन की कि बैक्टीरिया में सेल डिवीजन कैसे होता है, तो आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो कैसी सेल है, सिंगल सेल है। और सिंगल सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है बाई बाइनरी फिजन। सिंगल सेल में सेल डिवीजन ही उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जो बाई बाइनरी फिजन होता है। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन बैक्टीरिया कि किस रेट से बैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम वो टाइम है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को डबल कर लेता है। यानी पहले मान लीजिए 100 बैक्टीरिया थे तो उससे 200 बैक्टीरिया होने में जितना टाइम लगेगा उसको उसका जनरेशन टाइम बोलेंगे। तो जनरेशन टाइम इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, कि कितने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो जाती है। ये डिफरेंट बैक्टीरिया में वरी करता है। इकोलाई में इसकी वैल्यू होती है 20 मिनट में, 20 मिनट होती है। यानी 20 मिनट में इकोलाई क्या करेंगे, अपने अमाउंट को, अपने नंबर को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। वहीं बात करें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में तो उसको 20 आवर्स लगते हैं और माइकोबैक्टीरियम लेप्रा को 20 डेज लगते हैं अपनी काउंट को डबल करने में। ठीक है, काउंट में बेसिकली हम दो काउंट पढ़ेंगे। एक है टोटल काउंट। जब आप टोटल काउंट की बात करते हो तो आप दोनों तरह के बैक्टीरिया काउंट करते हो, उसमें लिविंग बैक्टीरिया एंड डेड बैक्टीरिया, लिविंग बैक्टीरिया एंड डेड बैक्टीरिया। लेकिन जब आप वायबल काउंट की बात करते हो तो वायबल काउंट में हम सिर्फ लिविंग बैक्टीरिया को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल काउंट में लिविंग, डेड दोनों, और वायबल काउंट में ओनली लिविंग। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें तो उस पर आते हैं, वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जब हम मान लीजिए क्या करते हैं, एक कल्चर प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, एक कल्चर प्लेट लेते हैं और इसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है इस कल्चर प्लेट में, उसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में हम दो एक्सिस ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब हमें नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल का विद टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है जब आपने बैक्टीरिया को इस कल्चर डिश में क्या किया है, ग्रो कराया है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, व्हेन यू कल्चर इन द सुटेबल लिक्विड मीडियम, यहां आपने कोई मीडियम ले रखा है कुछ भी, ठीक है, वहां क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे हैं। तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है एक कल्चर मीडियम में, जिसको हमने ड्रॉ किया है ऑन द ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स वर्सेस टाइम, तो इसमें 4 फेजेस आएंगे। एक आएगा लैग फेज, एक आएगा लॉग फेज, एक आएगा स्टेशनरी फेज और एक आएगा डिक्लाइन फेज। इन चारों फेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैग फेज के बारे में। तो लैग फेज आप देख रहे हैं वो फेज जिसमें नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल कांस्टेंट है, यानी वो फेज है जिसमें नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इंक्रीज नहीं हुई है। ये कल्चर डिश है, इसमें बैक्टीरिया हमने रखे हुए हैं। ठीक है, और इसमें इनको जो भी मीडियम रिक्वायरमेंट होता है वो मीडियम दे दिया, यानी इनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया गया है जिसमें ये सुटेबली अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना काउंट बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा कि जब इनको ये मीडियम दे दिया गया तो बिगिनिंग में, स्टार्ट वाले टाइम में ये अपना नंबर नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। इस फेज को हम बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं, लैग फेज। बेसिकली क्या होता है कि इस टाइम पे बैक्टीरिया अपने आप को अडेप्ट कर रहे होते हैं, अपने अंदर की जो मेटाबॉलिज्म है या अपने अंदर की जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, जो भी चीजें हैं, उनका नंबर डबल कर रहे होते हैं ताकि आगे चल के डिवाइड कर सके। यानी कि आपको पता है जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो एक जब सेल डिवीजन होती है, सेल साइकिल होती है, तो उसमें एक फेज आता है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज वो फेज होता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिवाइड करने के लिए, और एम फेज वो फेज होता है जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करती है। तो ये बेसिकली एक तरह से इंटरफेज का वाला टाइम होता है जिसमें सेल जो होती हैं, बैक्टीरियल सेल जो होती हैं, वो अपने आप को एडेप्ट कर रही होती हैं। वो बहुत सारा खाना पीना जो भी उनको चाहिए हो रहा होता है वो सब खाती हैं और अपने अंदर के कंटेंट को, बैक्टीरियल सेल जो होती है वो अपने अंदर के हर कंटेंट को डबल करती है ताकि वो आगे चल के डिवाइड कर सके और दो सेल्स में इक्वली वो कंटेंट जा सके। तो इस टाइम पे क्या होता है कि सेल का साइज इंक्रीज करता है, सेल के अंदर के एंजाइम्स इंक्रीज करते हैं, ऑर्गेनेलीज इंक्रीज होती हैं, मेटाबोलाइट्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, बट
जो बैक्टीरिया की सेल्स, बैक्टीरिया जो है उनके नंबर इंक्रीज नहीं होते, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, बट उन बैक्टीरिया के अंदर जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर यहां पे 10 बैक्टीरिया थे तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया तो 10 ही रहेंगे, बट इनका क्या हो जाएगा, अब साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनको आगे जाके क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैक्सिमम साइज कब देखने को मिलता है, मैक्सिमम साइज ऑफ बैक्टीरिया सेम एट द एंड ऑफ लैग फेज। ठीक है, तो यहां तक चला लैग फेज। अब लैग फेज के बाद दूसरा फेज आएगा जिसको बोलते हैं लॉग फेज। क्या बोलेंगे, दिस इज लॉग फेज। ये वो फेज होता है जिसमें बैक्टीरियल सेल बहुत ही रैपिडली एक्सपोनेंशियली डिवाइड करती हैं। तो लैग फेज वो फेज, लॉग फेज सॉरी, क्या लॉग फेज। तो लॉग फेज वो फेज होता है जिसमें सेल बेसिकली डिवाइड करती हैं। अब जब डिवाइड करेगी ये सेल, एक सेल से दो सेल में टूटेगी, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, सेल का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सेल के क्या हो जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि सेल क्या करने लगी है, ये जो सेल जिनके अंदर ग्रोथ हुई थी, ये क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी, जिन सेल्स के अंदर ग्रोथ हुई थी, अब ये सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स जो भी होंगी वो भी क्या बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि सेल डिवाइड कर रही है तो बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं। आपको पता है कि बहुत सारी डीएनए कंटेंट डबल होगा, ठीक है, वो फिर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाएगा, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए ये जो टाइम होता है, ये बेस्ट टाइम होता है फॉर एनी बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई रहती है। अगर आप स्टेनिंग करेंगे तो स्टेनिंग करने के लिए भी ये सबसे बेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि इस टाइम पे सारी सेल्स जो होती हैं वो एक यूथ स्टेज में होती हैं और लिविंग स्टेज में होती हैं। क्योंकि ये सेल्स क्या है, नई सेल्स है ना, ओल्ड सेल से डिवाइड करके नई सेल्स बनी है, सेल्स के अंदर डिवीजन हुआ है, ओल्ड सेल के अंदर डिवीजन होकर नई सेल बनी है। तो ये इस टाइम पे सारी सेल्स जो है वो वाइवल है, जिंदा है और यंग है, मैच्योर है। ठीक है, तो इस टाइम पे यूनिफॉर्म ग्राम स्टेनिंग देखने को मिलेगी, आपको एक प्रॉपर ग्राम स्टेनिंग देखने को मिलेगी। अगर यहीं पे कुछ सेल्स मरी हुई होती, डेड सेल्स होती, तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म ग्राम स्टेनिंग देखने को नहीं मिलती, जैसा कि आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने बात किया लॉग फेज के बारे में। लॉग फेज में क्या होगा कि एक्सपोनेंशियली ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स बहुत रैपिडली क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी ड्यू टू सेल डिवीजन। नेक्स्ट अब क्या होगा, अब नेक्स्ट फेज आएगा स्टेशनरी फेज। अब देखो क्या है, जो आपने इस मीडियम में खाना पीना डाला था वो भी तो एक लिमिटेड होगा ना। तो जब इन सेल्स ने बहुत सारा ग्रोथ किया, बहुत सारा डिवीजन किया, तो ये जो मटेरियल है, खाने का जो मटेरियल था वो इस्तेमाल हो गया होगा। जब वो सारा खाने का मटेरियल इस्तेमाल हो गया तो अब क्या होगा, ड्यू टू इनडेक्वेट फूड सप्लाई, अब जो ग्रोथ होगी वो थोड़ा क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ग्रोथ होगी, क्या होगी, रुक जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। अब यहां पे इस स्टेज पे क्या होगा कि जितने तो मतलब सेल डिवाइड करेंगी, जितनी सेल डिवाइड करके बनेंगी उतना ही सेल डेथ हो जाएगी, उतनी सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यानी नेट इंक्रीज नहीं होगा। स्टेशनरी वाले फेज में क्या हो रहा है कि सेल बन भी रही है, सेल की डेथ भी हो रही है। तो एक क्या बन रहा है, एक इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, एक स्टेशनरी फेज आ गया है। जितनी सेल बन रही है उतनी सेल मर रही है। ठीक है, तो बर्थ इज इक्वल टू डेथ, तो स्टेशनरी फेज आ चुका है। सो बेसिकली स्टेशनरी फेज क्यों आया है, क्योंकि जो आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और कुछ बैक्टीरिया की सेल्स हैं वो वाइवेबल हैं और कुछ की डेथ हो गई है। तो एक इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है। ठीक है, जितना फॉर्मेशन हो रहा है उतनी डेथ हो रही है, तो एक इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है। अगर इस टाइम पे आप स्टेनिंग करेंगे तो आपको डेड सेल भी वहां प्रेजेंट है और लिविंग सेल भी प्रेजेंट है, तो आपको यूनिफॉर्म स्टेनिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डेड सेल्स हैं वो स्टेनिंग नहीं शो करेंगी। स्टेशनरी फेज में आपको स्पोरुलेशन देखने को मिलता है, एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन देखने को मिलता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन देखने को मिलता है और बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये सारी चीजें स्टेशनरी फेज में होती हैं। बैक्टीरियोसिन क्या होती है, तो बैक्टीरियोसिन वो केमिकल होता है जो जब रिलीज होता है तो अपने सराउंडिंग में अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। तो हमने बात कर रही थी अब तक 3 फेजेस के बारे में। सबसे पहले क्या था, लैग फेज, फिर लॉग फेज। ओके, एक मिनट, यहां पे ये लैग फेज था, है ना, ये लैग फेज था। इसके बाद हमने पढ़ा लॉग फेज, दिस वाज लॉग फेज जहां एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई थी। उसके बाद ये आया स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब खाना और कम हो जाएगा, अब तो खाना और कम हो जाएगा। जब खाना और कम हो जाएगा तो सेल्स की क्या होने लगेगी, डेथ ज्यादा होने लगेगी। जब डेथ ज्यादा होने लगेगी, डेथ क्या हो जाएगी, ज्यादा होने लगेगी, और बर्थ क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मेशन वो कम हो जाएगा। तो जब डिक्लाइन फेज आता है, ये डिक्लाइन फेज आता है, इसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ डेथ ज्यादा हो जाती है।
तो नेक नंबर की बात करें तो जो नंबर है वो डिक्लाइन करने लगता है, यानी डिक्रीज होने लगता है। सेल डेथ कंटिन्यू ड्यू टू द एग्जॉस्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स उस मीडियम में खत्म हो चुके हैं, सेल की डेथ होने स्टार्ट हो गई है, फॉर्मेशन कम हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जब सेल की डेथ होने लगती है तो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट ये भी वहां पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जिंदा सेल्स का यानी लिविंग सेल्स का जो काउंट होता है वो कम हो जाता है, बट टोटल काउंट सेम रहता है। टोटल काउंट क्या था? नंबर ऑफ डेड सेल्स एंड नंबर ऑफ लिविंग सेल्स, तो दोनों वहीं प्रेजेंट है, लिविंग भी वहीं प्रेजेंट है, डेड भी वहीं प्रेजेंट है, तो टोटल काउंट पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन क्योंकि न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके हैं तो सेल डाई कर रही है, तो वाइवल काउंट जो होगा, जिंदा का जो लिविंग सेल्स है उनका काउंट कम हो जाएगा, जबकि टोटल काउंट जो होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो दिस वाज अबाउट द डेक्लाइन फेज। तो हमने चारों फेज बात कर लिए। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो एक होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, यानी जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन अगर आपने नहीं दी तो ये मर जाएंगे। इनके एग्जांपल है सुडोमोनास, बैसिलस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। बेसिकली ये क्या होते हैं? इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इनको फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर आपको ऑक्सीजन नहीं दोगे, आप इनको ऑक्सीजन नहीं दोगे तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। यानी बेसिकली इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, बट अगर मान लीजिए नहीं अवेलेबल है तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी जरूरत पड़ने पे एनारोब हो जाते हैं। वैसे होते कैसे हैं? वैसे एरोब होते हैं, बट फैकल्टेटिव इमरजेंसी कंडीशन में या जरूरत आने पर ये कैसे हो जाते हैं? एनारोबिक हो जाते हैं। एग्जांपल इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस एंड मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब बात करते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, इनको चाहिए थी। ऑब्लिगेट एरोब क्या थे? इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, नहीं दोगे तो मर जाएंगे। इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑब्लिगेट एरोब को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तुमने दे दी तो मर जाएंगे। तो ऑब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, तुमने अगर दे दी तो ये मर जाएंगे। एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन में काम चला लेते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक, ठीक है, जो थोड़े बहुत अमाउंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। एग्जांपल है कैंपाइलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर, ठीक है। ये तो हमने बात करी थी एयर की, ऑक्सीजन की। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर। तो कुछ टेम्परेचर के बेसिस पर हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, एक होते हैं सैक्रोफाइल जो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करते हैं। एग्जांपल सुडोमोनास। मीजोफाइल्स यानी मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस रेंज में लाई करते हैं, 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमम रेंज होती है इनके लिए ग्रोथ के लिए। कुछ होते हैं थर्मोफाइल्स जो हाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, लाइक 55 टू 80 डिग्री सेल्सियस। एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिकस, इसको टेक पॉलीमरेज भी बोलते हैं। और इससे टेक पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, डीएनए का नंबर डबल करने के लिए जो हम परफॉर्म करते हैं, उसमें इसका यूज होता है एंजाइम का, ठीक है। कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं लाइक कैनोफिलिक। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कैंपाइलोबैक्टर। बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करें तो पीएच का अगर हम बात करें तो पीएच 6 to 8 में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो ऑप्टिमम होती है। जो एसिडिक पीएच में रहना चाहते हैं उनको एसिडोफाइल्स बोलते हैं। एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। कुछ एल्कलाइन पीएच में रहना पसंद करते हैं उनको एल्कलीफाइल्स बोलते हैं। एग्जांपल विब्रियो। कुछ बैक्टीरिया को लाइट की भी जरूरत पड़ती है, कुछ बैक्टीरिया लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, उनको फोटोऑटोट्रोफ बोलते हैं। बाकी अदर बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।